गुड इवनिंग। हमारा संधि टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, पूर्व रूप ये संधियाँ समझ ली हैं। और जब मैंने ये संधि समझाई थी तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में कुछ संधियाँ दी थी बनाने को और कहा था कि अभी तक जितनी भी आपकी स्वर संधियाँ हो चुकी हैं उन सभी संधियों से कुछ संधियाँ दी हैं आप लोगों को बनाना है। तो सब लोगों ने बना ली होगी। अब चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने सही बनाई थी या नहीं। तो सबसे पहली संधि थी को धन अपि। तो को धन अपि यहाँ पर आपका शब्द बनेगा को अपि। कैसे बना? यहाँ पद के अंत में क्या है? ओ, और ओ के बाद क्या है? आ। तो जब ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो ह्रस्व आ का क्या हो जाता है? अवग्र है। तो यहाँ पर पद के अंत में ओ है, ओ के बाद ह्रस्व आ आया है तो ह्रस्व आ का क्या हो गया? अवग्र है। पूर्व रूप आदेश हुआ, आ की जगह अवग्रह बना, इसीलिए संधि कौन सी हो गई है? हमारी पूर्व रूप संधि। सभी का ऐसा ही था। अगला है देवालय। देवालय में ये है बड़ा, और बड़ा आदेश बड़ा दीर्घ वर्ण होता है और दीर्घ आदेश करने वाली संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। कहाँ आदेश होता है? जब आ और आ मिलते हैं तब बड़ा आदेश होता है। दीर्घ संधि की परिभाषा यही तो है, जब आ, ई, उ, रे और रे के बाद समान वर्ण आए, यानी आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, रे के बाद रे आए, तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ, यानी बड़ा, बड़ी, बड़ो और दीर्घ रे आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ये बड़ा है, इसी बड़े आ से आपने पहचान कर ली कि यहाँ संधि दीर्घ है। तो जब आप इसका विच्छेद करेंगी तो दोनों तरफ आ आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? देव धन आलय। देव आलय, यहाँ से आ निकला, यहाँ से बड़ा आ निकला और दोनों मिलकर के आदेश क्या हो गया? बड़ा। तो संधि कौन सी हो गई है हमारी? ये हो गई पर रूप संधि, सॉरी पूर्व रूप, पर रूप नहीं, पूर्व रूप संधि। ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। क्लियर है? फिर है अगला उपरी उक्तः। उपरी प्लस उक्तः। उपरी में ई है, उक्ता में उ है। उपरी से क्या स्वर निकल के आया? ई, और उक्ता से क्या स्वर निकल के आया? उ। तो जब ई, उ, रे और रे के बाद यहाँ ई है, ई के बाद ये उ का आना मतलब असमान वर्ण का आना हुआ। तो जब ई, उ, रे के बाद कोई असमान वर्ण आता है तो ई का या हो जाता है। तो यहाँ ई है, ई के बाद उ का आना मतलब असमान वर्ण आया, तो ई का क्या आदेश हो जाएगा? या। अब ऊपरी में जो ई है, ई के स्थान पर हमने या कर दिया तो कैसा हो जाएगा? रा आधा हो जाएगा। ई का या हो गया तो या भी आधा ही आता है, और उक्ता का क्या कर दिया? उक्ता। ये कैसे हो रहा है? ये संधि जब मैंने पढ़ाई थी वीडियो में ये सब पूरा डिटेल में बताया है, तो इसे जा करके देख लो। अगर आप लोगों को अभी भी संधि समझ में नहीं आ रही है या आप विच्छेद अभी भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होती है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो रहती है, तो जिसे आप बड़े आराम से देख सकते हैं। तो अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कैसे विच्छेद से संधि बनाए हम, तो एक बार वीडियो जाके ज़रूर देख लो, तो जल्दी से समझ में आने लगेगा। अब जब हम इसे मिला करके लिखेंगे तो उ और पा तो पूरा हो गया, रा आधा है, रा के आगे कोई स्वर नहीं है, तो या बनेगा। रा कहाँ जाएगा? ऊपर, रेप जाएगी रा की, और या के आगे कौन सा स्वर है? उ। शब्द क्या बना? उपरयुक्तः। उपरी धन उक्तः का शब्द बनेगा हमारा उपरयुक्तः। उपरयुक्तः, उपरी धन उक्तः, उपरयुक्तः संधि हो जाएगी या, क्योंकि ई के स्थान पर या आदेश जो किया है ये किस संधि के नियम से हुआ है? यण संधि। उ के स्थान पर वा यण संधि करती है, रे के स्थान पर रा ये भी यण संधि करती है, और ले के स्थान पर ला ये भी यण संधि करती है। यण संधि का सूत्र होता है इको यण च। अगला है महा ईधन ईशा। महा में बड़ा आया, ईसा में बड़ी आई, आ के बाद ई आई, आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए आदेश होगा तो शब्द क्या बनेगा हमारा? महेशा। क्लियर है? ये संधि हो जाएगी। आ और ई मिलकर के ए का होना, ये संधि करती है गुण संधि। ठीक है? नदीशा, नदी में भी बड़ी आई, बड़ी करने वाली संधि होती है हमारी दीर्घ संधि, और ई के बाद जब ई आते हैं तो दीर्घ आदेश होता है। तो जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी धन ईशा। क्लियर है? ये पांचों
पहला था पूर्व रूप संधि, दूसरे में थी दीर्घ संधि, तीसरे में थी यण संधि, चौथे में थी गुण संधि और ये पांचवें में है नदीशः दीर्घ संधि। तो आप लोगों ने आई होप सभी ने सही बनाया हो, और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो ये जहाँ पे मैंने जितनी भी यहाँ संधियाँ दी थी ये वही संधियाँ दी थी जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके देखिए और ये सारी संधियाँ समझ लीजिए फिर से। हम पूर्व रूप तक कल पढ़ चुके थे, आज हमारी अगली संधि है स्वर संधि में। आपको जितनी भी संधियां पढ़नी है उन सभी संधियों में ये लास्ट संधि है हमारी पररूप संधि। आपके सिलेबस के लिए जो एक लास्ट संधि है स्वर की जो इम्पोर्टेंट है वो है पररूप संधि। देखो संधियों में जब आप लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे तो बहुत से लोगों को तो क्लियर हो जाता है पढ़ने के बाद, लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और आप लोग ये कहते हो कि मैम ये सब मिक्स हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी संधि कहाँ जाती है, इतनी सारी डेफिनेशन एक बार में दिमाग में नहीं बैठ रही हैं। तो वैसे तो सारी संधियाँ अलग हैं, जब भी आप संधि को पढ़ें उसके सूत्र को बहुत अच्छे से समझें और हर वीडियो में मैं जब भी कोई संधि पढ़ा रही हूँ तो उसका सूत्र आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको सूत्र और परिभाषा अलग अलग से याद नहीं करनी है। सूत्र याद करना कंपलसरी है क्योंकि पेपर में सूत्र आते हैं, सूत्र से कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, नाम से कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं, या कभी कभी कोई संधि या विच्छेद दे करके आपको 4 ऑप्शन में संधि के नाम नहीं दिखते हैं, चारों ऑप्शन में आपको संधि के सूत्र रख देते हैं। तो सूत्र याद करना तो कंपलसरी है, इसीलिए मैं हर सूत्र से आपको डेफिनेशन निकाल के समझाती हूँ, जिससे आपको डेफिनेशन और सूत्र ये दोनों अलग अलग याद ना करने पड़े, ठीक है। लेकिन और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी संधि पढ़ें, 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, 4 पढ़ें, जब भी जो भी संधि पढ़ें सूत्र को बहुत अच्छे से समझ के याद करें, ठीक है। और अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही हो तो हर संधि में क्या अंतर है, कैसे उस संधि की हम पहचान करेंगे, इन सब की एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें आपको उन सभी संधियों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो एक ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें आप उन सभी संधियों के बीच में अंतर कर पाएँ और जो मिक्स होता है वो मिक्स ना हो, ठीक है। संधियाँ तो सभी समझा ही दी हैं, एक ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें सारी स्वर संधियाँ हम रखेंगे और सबके बीच में क्या अंतर है ये एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसी वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। चलो, आज हमारी अगली संधि है पररूप संधि, जिसका सूत्र है एंगिः पररूपम। इसका सूत्र है एंगिः पररूपम, एंगिः पररूपम। सूत्र संधि है हमारी पररूप और सूत्र भी क्या है, एंगिः पररूपम। तो आपको बिल्कुल पररूप ये कॉमन शब्द दिख रहे हैं, इसी से आपको पहचान हो जाएगी कि ये एंगिः पररूपम ये सूत्र है हमारी पररूप संधि का। अब इससे पहले जब हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी तो वहां पर आया था एंगः पदान्तात् दति, एंगः पदान्तात् दति, वहां पे भी एंग प्रत्याहार आया था और यहाँ पे भी कौन सा प्रत्याहार आया है, एंग प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार निकालने में अगर दिक्कत हो रही हो तो माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार की भी चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, तो आप चैनल के अंदर जा करके देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको प्रत्याहार बनाने आने लगेंगे, ठीक है। संधियों के सूत्र तभी याद अच्छे से हो पाएंगे और इनसे परिभाषा आप तभी अच्छे से निकाल पाएंगे जब आपको प्रत्याहार क्लियर होंगे। तो सबसे पहले प्रत्याहार वाली वीडियो एक बार जरूर जाकर देख लें। एंगः, एंग प्रत्याहार के अंदर आते हैं ए और ओ। हर प्रत्याहार के अंदर कुछ वर्ण होते हैं, ऐसे एंग प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ए और ओ। तो ये संधि क्या करती है, ए और ओ एंग प्रत्याहार के आने पर आदेश क्या कर देती है, पररूप आदेश। तो कब होता है, जब अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद,
के बाद। ठीक, कौन सा प्रत्याहार है? एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं? ए और ओ। ठीक है। अकारांत उपसर्ग, अब अकारांत शब्द को समझिए। छोटा आ हो अंत में जिसके, वो शब्द क्या होते हैं? अकारांत। तो कैसा उपसर्ग होना चाहिए? अकारांत उपसर्ग। हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, लेकिन कुछ ही उपसर्ग, 22 उपसर्गों में कुछ ही उपसर्ग ऐसे हैं जिनका अंत ह्रस्व आ से होता है। जैसे उप है, उप एक उपसर्ग है, उप में पा में ह्रस्व आ है, तो ये कैसा एक उपसर्ग हुआ? अकारांत उपसर्ग, क्योंकि इसमें जो पा में आ है, इसी आ से तो अंत हो रहा है उस उपसर्ग का, इसीलिए ये कैसा उपसर्ग हो गया? अकारांत उपसर्ग। तो ऐसे कुछ ही उपसर्ग हैं। तो ये संधि कहती है कि अगर कोई ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में छोटा आ हो, उसके बाद क्या है? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार का मतलब है ए और ओ से, तो हम क्या आदेश कर देते हैं? पररूप आदेश हो जाता है। मतलब सीधा सीधा उस उपसर्ग पर ए और ओ की मात्रा चढ़ेगी और सीधा सीधा हमारा शब्द बन जाएगा। ये है समझने का तरीका। ठीक है, कि अगर अकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ आए तो आप उस उपसर्ग पर सीधी सीधी, ए है तो ए की मात्रा चढ़ाइए, ओ है तो ओ की मात्रा चढ़ाइए और सीधा सीधा अपना शब्द बन जाएगा। ठीक है। पर वर्ण आदेश हो रहा है, पर मतलब पीछे वाले वर्ण को लेकर के हम मात्रा चढ़ा रहे हैं, पर रूप कर रहे हैं, इसीलिए संधि कौन सी है? हमारी पर रूप संधि। जैसे उपधन औसति, उपधन औसति, अभी अभी मैंने बताया था उप एक उपसर्ग है, और कैसा उपसर्ग है? अकारांत उपसर्ग। और आना कैसा चाहिए उपसर्ग? अकारांत, तो ये अकारांत उपसर्ग हो गया। उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आनी चाहिए, तो ये है ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, तो सीधा सीधा ओ की मात्रा पा पे चढ़ाएंगे और अपना शब्द बन जाएगा उपोषति। आया समझ में? उपोषति आया। परवर्ण आदेश हुआ, इसीलिए संधि कौन सी हो गई? परवर्ण रूप हुआ ना, आगे वाले पे पीछे वाला वर्ण। पर का मतलब होता है बाद, तो पीछे वाले का रूप दे दिया, इसीलिए पर रूप संधि। एक और देखिए उदाहरण, इसमें लिमिटेड उदाहरण ही लिमिटेड है, क्योंकि ये जो अकारांत उपसर्ग है इनकी संख्या कुछ ही होती है। उपसर्ग भले ही 22 हैं, लेकिन कुछ उपसर्ग होते हैं जैसे निर, तो निर के रा में हलंत है, ये नहीं होगा। परा, परा में बड़ा है, आना कैसा आ चाहिए? ह्रस्व आ चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। है भले ही ये भी उपसर्ग, लेकिन ये अकारांत उपसर्ग नहीं है। तो अकारांत उपसर्ग कुछ ही होते हैं, इसीलिए इसके उदाहरण भी लिमिटेड हैं। अगला है प्राधन औसति। प्राधन औसति, प्रा कैसा उपसर्ग हो गया? प्रा में आ है, तभी तो ये पूरा है ना, तो प्रा में ह्रस्व आ है, तो ये अकारांत उपसर्ग हो गया। आगे ओ आया, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक प्रत्याहार आएगा तो हम क्या कर देते हैं? पर रूप आदेश कर देते हैं। तो सीधा सीधा ओ की मात्रा प्रा पे चढ़ाइए और शब्द बनाइए, तो क्या हो जाएगा? प्रोसति। आया समझ में? संधि जहां से आप बना रहे हैं वहीं से उसका विच्छेद भी हो जाएगा। जैसे प्रेजते, अभी जैसे प्रोसति बनाया था, प्रोसति में प्रा उपसर्ग था, ऐसे प्रेजते में क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रा उपसर्ग। अब प्रा पे मात्रा किसकी चढ़ी है? ए की चढ़ी है, तो सीधा सीधा ए की मात्रा से आगे वाला शब्द बन जाएगा प्राधन एजते। अब ये अकारांत उपसर्ग है, इसके आगे ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा चढ़ाएंगे तो सीधा सीधा यही शब्द बन जाएगा। आया समझ में? अब धन एही, औ क्या है? अकारांत उपसर्ग हो गया, क्योंकि औ एक उपसर्ग है जिसका अंत किससे हो रहा है? आ से, इसीलिए उपसर्ग कैसा हो गया? अकारांत उपसर्ग। इसके बाद क्या है? ए से प्रारंभ होने वाली धातु आ गई, ए आ गया, ये अकारांत उपसर्ग हो गया। दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई, क्योंकि ये संधि क्या कहती है? अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार, मतलब ए या ओ आने चाहिए। तो अकारांत उपसर्ग के बाद ए आ गया, तो सीधा सीधा इस अकारांत उपसर्ग यानी इस पर ए की मात्रा चढ़ाइए, शब्द बनेगा अवेही। आया समझ में? इसीलिए पररूप संधि कहती है कि एंगी ही पररूपम, यानी एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाते हैं? ए और ओ।
और किसके बाद आने चाहिए, तो जब अकारांत उपसर्ग के बाद अकारांत शब्द। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। जब हम वो पढ़ते हैं ना, शब्द रूप पढ़ते हैं, उसमें भी आता है अकारांत, इकारांत, उकारांत। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत ये कोई नया शब्द नहीं है। हर शब्द का जिस स्वर वर्ण से अंत होता है वही हो जाता है उसका नाम। उप का अंत किससे हुआ था, आ से, इसीलिए इसे क्या कहा गया, अकारांत। आ से हो अंत जिसका, वो कैसे उपसर्ग होंगे, अकारांत। तो इनके बाद क्या आना चाहिए, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, एक और ओ। तो हमें क्या कर देना है, पररूप आदेश कर देना है। सीधी सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर उप, प्रा, औ, अगर इनमें से कोई एक उपसर्ग देखते हैं, उसके आगे आप ए या ओ देखते हैं, तो सीधा सीधा आपको पीछे वाले, यानी अगर ए है तो ए की मात्रा चढ़ा देनी है, और अगर ओ है तो ओ की मात्रा चढ़ा करके अपना शब्द बना लेना है। क्लियर हुआ। ऐसे ही जब अगर संधि दी हुई है और आपसे विच्छेद पूछा गया है, तो अगर आपको संधि में दिखता है कि प्रा, उप, औ, इनमें से कोई एक उपसर्ग आ रहा है, तो उस उपसर्ग को अलग निकाल दीजिए। उसके ऊपर जिसकी भी मात्रा है, ए की मात्रा हो तो ए की मात्रा निकाल करके आपका दूसरा शब्द बन जाएगा। ओ की मात्रा होगी, जैसे उपोषति। उपोषति में उप एक उपसर्ग हो गया, इसमें मात्रा किसकी लगी है, ओ की। ओ की मात्रा से आपका दूसरा शब्द बन जाएगा और संधि विच्छेद हो गया, उपधन ओषधि। ठीक है, आपकी ये रही पररूप संधि। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, सीधा सीधा अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद अगर ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आती है तो आपका पररूप आदेश हो जाएगा। इसीलिए एंग प्रत्याहार को लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो एंग ही पररूपा। किस संधि का सूत्र हो गया, पररूप संधि का। चलिए, आज हमारी इसी पर आप लोगों के लिए जितनी स्वर संधियाँ ज़रूरी थी सारी आप लोगों ने पढ़ ली। अब यहीं पर हमारी सारी स्वर संधियाँ खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो फिर एक सारी ही स्वर संधियों की एक ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सभी स्वर संधियों के बीच में जो अंतर है वो क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग केवल वीडियो देखने से समझ गए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, तो फिर हम सीधा व्यंजन, ठीक है, फिर हम सीधी व्यंजन संधि वाली व्यंजन संधियाँ शुरू करेंगे और आपको एक एक करके व्यंजन संधियाँ समझाऊंगी। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जैसे भी आपको वीडियो समझ में आया करे कि समझ में आ गया या कोई कन्फ्यूज़न है, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।